हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज एग्जिबिटेड बाय. और हमारे ऑप्शन हैं. ऑप्शन ए हेलोजेंस, ऑप्शन बी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑप्शन सी ट्रांजिशन मेटल्स और ऑप्शन डी नोबल गैसेस. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कौन से एलिमेंट्स शो करते हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी. अब यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो रिप्रेजेंट करती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड और न्यूट्रल गैशियस एटम. यानी कि एक आइसोलेटेड या न्यूट्रल गैशियस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम उस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. अब अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड देखें तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ ग्रुप तो हम जानते हैं कि जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज करता है. इसी कारण से जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है टूवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज करता है और इसी कारण से हमारी एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है. सो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. बात करें हम डाउन द ग्रुप की. सो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं. अब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है. इसी कारण से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास डिक्रीज करती है क्योंकि अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और आसान हो जाएगा. अब अगर हम बात करें तो पूरे पेरियोडिक टेबल में जो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है हमारे पास नोबल गैसेस के लिए क्योंकि यहाँ पे जो नोबल गैसेस हैं उनका फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है. इसी कारण से इनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. सो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी नोबल गैसेस के लिए. देन अगर हम बात करें यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और हेलोजेंस के बीच. सो इन दोनों के बीच जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी हेलोजेंस के लिए क्योंकि हम अल्कलाइन अर्थ मेटल से जब हेलोजेंस की तरफ मूव करते हैं यानी कि हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पेरियोडिक टेबल. सो इस कारण से जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज कर रहा है. इसी कारण से जो हेलोजेंस के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमारे पास ज़्यादा होती है. अब हमें लग सकता है कि यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में जो कन्फिग्रेशन आता है जनरल वो आता है NS2 यानी कि ये भी एक टाइप ऑफ फील्ड कन्फिग्रेशन है. लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता है रेदर देन कन्फिग्रेशन, इसलिए हेलोजेंस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है. देन अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और मेटल गिवन है जो कि है ट्रांजिशन मेटल. अब ये है हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स. सो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या बेसिकली जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं वो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी रखते हैं बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. यानी कि जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन दोनों के बीच के अमाउंट की आयोनाइजेशन एनर्जी डी ब्लॉक में प्रेजेंट होती है. सो ओवरऑल हमने देखा कि जो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है पूरे पेरियोडिक टेबल में वो नोबल गैसेस शो करते हैं. यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी और ऑप्शन ए, बी एंड सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.